नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। मंथली करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग 2 पार्ट में लाते हैं। एक तो होता है 1 से 15 तक का और उसके बाद 16 तारीख से 30 या 31 तारीख तक का कॉन्टेंट होता है। तो इसी सीरीज में ये पहला है पॉइंट। हर एक मंथ की करंट अफेयर की वीडियो, पीडीएफ और क्वेज वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाती है हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। इस एमजेटी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी बिल्कुल फ्री में आप सारा कंटेंट प्राप्त कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन साथ में होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन, और जो भी रिलेटेड स्टैटिक होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है कुल मिलाकर के। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर की शुरुआत ही विश्व एड्स दिवस से होती है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स यानी कि एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस रोग से बचने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए, इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। क्या है? लेट कम्युनिटीज लीड। 1988 से ये दिवस मनाया जाता है। HIV और एड्स, देखो HIV जो है ये वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स जो है यह है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये बीमारी है। आगे, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? ये बन गया है नेपाल। दक्षिण एशियाई देश नेपाल, ये भी एक दक्षिण एशियाई देश है, भारत भी है। यहाँ पर क्या हुआ है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराया गया है। ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पहली बार कराया गया है। समलैंगिक विवाह मतलब कि सेम सेक्स मैरिज। तो यहाँ पर पहली बार ये किया गया है। एक्चुअली में ये जो हैं ये ट्रांसजेंडर हैं, पहले पुरुष थे बाद में महिला हुए, और यहाँ पर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध किया गया था। उसी के कुछ ही हफ्तों के बाद यहाँ पर पहला ये जोड़ी हुआ जो शादी भी किया और ऑफिशियली इसे रजिस्टर भी किया गया। तो इस प्रकार से पहली बार समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। दुनिया का पहला देश मत बोल देना, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, इस भी बहुत सारे पहले से कर रहे हैं। आगे, हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? इसको जीत लिया है दोस्तों पंजाब की टीम ने। पंजाब की टीम ने हरियाणा को हरा करके, देखिए, ये चैंपियनशिप जीती हुई है। पंजाब ने फाइनल में पिछली बार की चैंपियन हरियाणा को हराया है पेनाल्टी शूटआउट में। तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके ब्रॉन्ज जीता हुआ है, यानी कि यहाँ पर पंजाब ने जीता गोल्ड मेडल, हरियाणा ने जीता सिल्वर मेडल और तमिलनाडु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर है? तो ये 13वां संस्करण था हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का, और पंजाब का ये चौथा खिताब। आगे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं दोस्तों 2 दिसंबर को। ये भी महत्वपूर्ण दिवस है। कंप्यूटर के प्रति जागरूक करने के लिए, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, कंप्यूटर की लिटरेसी कितनी ज़्यादा आवश्यक है आज के टाइम पर, खास करके इसके प्रति अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाते हैं। कब? 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। पहली बार 2001 में मनाया गया था ये राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की 20वीं वर्षगांठ पर। थीम इसकी काफ़ी लंबी है तो याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज, इसको लॉन्च किया गया? तो वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसको लिखा है दोस्तों किसने? ट्विंकल खन्ना ने। किसने? ट्विंकल खन्ना ने। यहाँ पर दिख रही है आपको ट्विंकल खन्ना, ये इनकी पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज। इनकी दोस्तों इससे पहले भी पुस्तकें आ चुकी हैं, 3 और पुस्तकें, जैसे कि मिस्टर फनी बोन्स, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और पैजामाज आर फॉरगिविंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये वाली बुक जब इन्होंने लिखी थी कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था, याद रखना इसको भी। और वेलकम टू पैराडाइज भी बनेगा। वैसे पुस्तक की बात आ ही रही है तो अपनी भी पुस्तक आ गई है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं आपको, ये पुस्तक अपने हाथ में है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा संपूर्ण करंट अफेयर है, और इसका सिर्फ नाम ही ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये इसका कंटेंट भी ब्रह्मास्त्र है। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें जनवरी से दिसंबर तक का पूरा इसमें चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें है, सारा कंटेंट दिया गया है। प्रश्नोत्तर माध्यम में है। सबसे पहले क्वेश्चन रहता है, जैसे चैप्टर की बात करें, जैसे मैं राष्ट्रीय घटनाओं की बात करूँ तो खास बात तो ये है कि राष्ट्रीय घटनाओं में ना राज्यवार किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश के सारे साल भर के क्वेश्चन एक जगह पर, बिहार फिर बिहार के सारे क्वेश्चंस एक जगह पर, छत्तीसगढ़ फिर छत्तीसगढ़ के सारे क्वेश्चन एक जगह पर, ऐसे ऐसे सभी राज्यों का राज्यवार यहाँ पर करंट अफेयर दिया गया है। दूसरी बात जो क्वेश्चन होती है उसमें क्या रहता है, जैसे आप यहाँ पर देखो
क्वेश्चन रहेगा, कोई क्वेश्चन के नीचे उसका ऑप्शन रहेगा, फिर आंसर, फिर उसके बाद डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन रहता है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन भी लोगों को पता लगता है कि कैसे क्वेश्चन बनता है, बन सकता है, उसके ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं, कैसे गेस करना है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन कैसे देखना है। पिछली बार जो आई थी किताब उसमें केवल एक्सप्लेनेशन रहा करते थे, टॉपिक बाय टॉपिक पॉइंट्स रहते थे। इस बार इसमें क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, इसलिए किताब थोड़ा सा मोटी हो गई है, लेकिन ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अमेज़न पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अमेज़न आप शॉपिंग ऐप खोलिएगा, उसमें MJT बुक्स डालिएगा, आपको मिल जाएगी। ब्रह्मास्त्र 2023 वाला लेना, 2022 वाला मत ऑर्डर करना, ठीक है जी। तो इसमें सभी पूरा अपडेटेड कंटेंट है। सबसे बड़ी बात तो एरर फ्री है। एरर फ्री होने का मतलब कि जब आप किताब लेकर के बैठो ना, तो आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इसका एक विशेषता कह सकते हैं कि ये एरर फ्री कंटेंट है। 2-3 बार इसको प्रिंट आउट एक पेज का, एक लाइन का कर करके देखा गया है, चेक किया गया है, क्रॉस चेक किया गया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इससे तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए आने वाले। ये है ब्रह्मास्त्र। RO, UPPCS, BPSC, रेलवे, बैंक, SSC, UPSSC, पुलिस, UPP, UPSI, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लेकर के एक बार जरूर देखिए। अगर आप करंट अफेयर के लिए परेशान हैं ना, तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। आगे, हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ। 5वां ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल दिसंबर 1 से दिसंबर 5 तक आयोजित हुआ केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो इस बार की थीम थी इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर इन ए रिसर्जेंट आयुर्वेदा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ये इसका गए थे उदाहरण करने। आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं चरक। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ये सभी रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है जी। अच्छा, वैश्विक आयुर्वेद मेला जो है ये 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं सहित टॉप जो साइंटिस्ट हैं इन सबको इन्वाइट किया था। हाल ही में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ब्लड प्लस। क्या नाम है? ब्लड प्लस। यहाँ पर ब्लड प्लस मत कर देना, BLOD प्लस करना है। तो ये ब्लड प्लेटफॉर्म है, ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म, मतलब अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ पर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकता है, वहाँ तक पहुँच जाएगा, या फिर वो पता कर सकता है कि यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। क्या होता है कि ब्लड बैंक वगैरह में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं कभी कभी कि जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो मिल नहीं रहा होता है ब्लड। तो ऐसे में इस प्लेटफॉर्म की मदद से जो रेयर वो होंगे ब्लड ग्रुप, उनके भी यहाँ पर मिल जाएंगे ब्लड। तो अस्पतालों और ब्लड बैंकों के लिए ये है ऑन डिमांड ब्लड बैंक। नाम क्या है? ब्लड प्लस। आगे, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में किस राज्य के पवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अभी हुआ दोस्तों, कहाँ पर? ये हुआ नई दिल्ली में। इसमें उड़ीसा के पवेलियन ने, उड़ीसा के पवेलियन, जैसे 26 जनवरी को होता नहीं गणतंत्र दिवस समारोह, तो उसमें झांकियाँ निकलती हैं राज्यों की। तो उनसे झांकियों में, जैसे कि अभी इस बार वाली की बात करें 2023 की, तो 2023 में जो हुआ था उसमें उत्तराखंड ने जीता था, वहाँ की झांकी ने जीता था। ऐसे ही यहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो हुआ, इसमें पवेलियन निकाले गए थे अलग अलग राज्यों के। तो जहाँ का जो पवेलियन था जिसने अवार्ड जीता है वो है उड़ीसा का, ठीक है जी। यहाँ पर देखो, उड़ीसा पवेलियन बैग्स गोल्ड, फर्स्ट प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, इस थीम पर आधारित ये था। स्वर्ण पदक जीता यहाँ पर उड़ीसा के पवेलियन ने। 14 से 27 नवंबर तक आयोजित हुआ, कहाँ पर? नई दिल्ली में। 42वां संस्करण था। अगला, IMD द्वारा जारी 2023 की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? यहाँ पर वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में अपन लोग हैं 49वें स्थान पर, ठीक है ना। ग्लोबल या कहें वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये भी IMD ही जारी करता है, और इसमें भारत देखो 64 अर्थव्यवस्थाओं में 49वें पर है। टॉप पर कौन है? USA, नीदरलैंड, सिंगापुर। अगला, 34वें अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? कोणार्क नृत्य महोत्सव, आप कोणार्क का सूर्य मंदिर तो जानते ही हो, कहाँ पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, कटक में। वहीं पर दोस्तों कटक उड़ीसा में ही ये आयोजन किया गया कोणार्क नृत्य महोत्सव का। इस बार का 34वां इसका संस्करण था। यहाँ पर देखिए कोणार्क का फेस्टिवल, ओडिसी नृत्य यहाँ पर होता है ना। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में अगर स्टैटिक की बात करें तो 13वीं सदी में गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने इसको बनवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गोल्डन पैगोडा वाला देश पूछा जाए उसे किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है गोल्डन पैगोडा वाला देश। ये तो ब्लैक पैगोडा है। आगे, हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की?
तो दोस्तों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसने जीत दर्ज की? भारतीय जनता पार्टी ने। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और उन 5 राज्य के विधानसभाओं में कौन कौन से राज्य थे पहले वो जान लो। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके अलावा मिजोरम और तेलंगाना। मिजोरम और तेलंगाना में तो अलग अलग सरकारें आई, मतलब जैसे मिजोरम में जेडपीएम की सरकार बनी, तेलंगाना में कांग्रेस की बनी, लेकिन बाकी 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर चुनाव हुआ था। इसमें से 163 सीटें 163 सीटें जो हैं ये बीजेपी ने जीती, कांग्रेस ने 66 सीटें जीती हुई हैं। तो ये रहा मध्य प्रदेश का। अभी आगे वीडियो में बने रहिए, 5 राज्यों का आपको मैं एनालिसिस बता दूंगा, क्योंकि 5 राज्यों से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके, ठीक है ना। इस महीने का सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, ठीक है जी। तो मध्य प्रदेश में 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार कौन बनाए गए? इस बार बनाए गए मोहन यादव। मोहन यादव, अभी आगे आएगा क्वेश्चन। मोहन यादव जो हैं ये न्यू सीएम बनाए गए, ठीक है ना। मोहन यादव 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान थे यहाँ के मुख्यमंत्री। COP28 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? COP28 शिखर सम्मेलन दोस्तों ये हुआ यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। COP28 शिखर सम्मेलन, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के एक समिट होता है। 28 का मतलब होता है 28वां संस्करण है इस बार का, है ना। तो COP28 ये समिट है यूएई में जो कि हुआ। अगली बार वाला कहाँ पर होगा? बने रहिए, अभी मैं बताऊंगा आपको। ये इस सम्मेलन में क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, इसमें भारत भी अपनी इच्छा जताया है कि वो भी मेज़बानी करना चाहता है, लेकिन चूंकि आगे के 2-3 पहले से बुक हैं, तो 2028 में जो है इसको अपने देश में कराने के लिए भारत ने इच्छा जाहिर की है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, भारत ने इच्छा जाहिर की है, मतलब प्रस्ताव रखा है कि COP33 जो होगा उसकी मेज़बानी हमें दे दो। देखो अभी COP28 चल रहा है, COP28 चल रहा है 2023 में, और 2028 की बात हो रही है, यानी 5 साल बाद की बात हो रही है। तो 28, 5, 33, तो COP33 जो होगा इसकी इच्छा जाहिर की है भारत ने मेज़बानी करने की। तो ये हुआ 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चला। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिजोरम में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? तो विधानसभा चुनाव में देखो मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM पार्टी जो है इसने जीत दर्ज की है। इसने किसको हराया है? मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी को हरा दिया है, जो कि वहां पर सत्ता में थी, उसको हरा करके यहाँ पर इसने जीत दर्ज की है। 40 विधान सीटों पर चुनाव हुआ था, सभा सीटों पर, और ZPM ने जीता 27 सीटें और 10 सीटें जीती पिछली बार की MNF में, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी ने, जिसके जोरमथंगा CM थे अभी तक। तो यहाँ पर स्थिति देख लो, बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 1 सीट जीती बाकी की। जोरमथंगा MNF पार्टी से मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब कौन बन गए हैं? लाल दोहुमा। कौन बन गए हैं? लाल दोहुमा नए CM है, न्यू CM है। अभी आगे आएगा, बताऊंगा। अमित शाह जी ने कहां पर खादी माटी कला का उद्घाटन किया? ये उद्घाटन किया गया है दोस्तों अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। अमित शाह जी कौन है? गृह मंत्री हैं, और साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय का भी मंत्रालय ये देख रहे हैं। तो केंद्रीय सहकारिता और केंद्रीय गृह मंत्री ने माटी कला महोत्सव में संबोधन दिया अहमदाबाद में, जो कि आयोजित किया गया था। ठीक है जी। पिछले 9 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का कारोबार जो है 1.34 लाख करोड़ भी बढ़ा हुआ है। KVIC के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और मनोज कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। अगला, भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए कौन सी प्रणाली पेश की है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा हाथियों से टकराव को बचाने के लिए अभी हाल ही में गजराज सुरक्षा कवच शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। एक्चुअली में क्या है ना कि असम वगैरह में हाथी बहुत हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जब ट्रेन गुजर रही होती है तो हाथी अपने काफिले में जो अगर जा रहे हैं 10 हाथी 5 हाथी रेलवे ट्रैक को पार कर रहे होते हैं, तो ऐसे में टक्कर हो जाती है। कई हाथियों की मृत्यु हो जाती है, कई बार तो ट्रेन भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में ये दोनों ही दुर्घटनाएं बचाने के लिए, मतलब ट्रेन और हाथी का टक्कर ना हो, इसके लिए यहाँ पर एक गजराज सुरक्षा कवच शुरू किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा। एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यहाँ पर लगेगा, जो हाथियों के पैरों के कंपन को पहचान जाएगा और पहले ही संदेश दे देगा। किसको संदेश दे देगा? स्टेशन मास्टर को। और स्टेशन मास्टर जो है वो नोटिफाई करेगा लोको पायलट को कि भैया ब्रेक लगा दो जल्दी से। आगे,
प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस। इंडियन नेवी डे हम लोग कब से मना रहे हैं या कहीं किसकी याद में मना रहे हैं? तो 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाते हैं। 1971 में जब PNS गाजी वगैरह को तबाह किया गया था ना, उसी की याद में ये मनाया जाता है, भारतीय नौसेना की शौर्य को देखते हुए। तो 4 दिसंबर याद रखिएगा। आगे चल करके 16 दिसंबर को तो हम लोगों ने सरेंडर करवा लिया था, है ना, तो विजय दिवस मनाते हैं जब बांग्लादेश बन के आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में नेवल सर्विसेज शुरू की गई थी 1612 में। चक्रवात मिचोंग ने किस राज्य में दस्तक दिया? तो अभी चक्रवात मिचोंग आया, ये बंगाल की खाड़ी से उठा। बंगाल की खाड़ी से अगर उठेगा ना तो ये आंध्र प्रदेश के तट को तबाह करेगा, या तमिलनाडु, या फिर हो सकता है उड़ीसा, या फिर पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आंध्र प्रदेश आप लगाओगे तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा, मिचोंग जो आया था। अच्छा, ये पूछा जाता है कि तूफानों के नाम कौन रखता है? तो ये जो मिचोंग था, ये नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा रिकमेंड किया गया है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक वीडियो, तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, @MJT एजुकेशन आगे लिख देना, तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। कई वीडियो मिलेगी, कई वीडियो उस पर मैं बना चुका हूँ कि तूफानों का नामकरण कैसे होता है, कैसे पता लगता है कि अगला जो तूफान आएगा उसका नाम किसने दिया है। मिचोंग तूफान की बात करें। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही मिथिली आया था। मिथिली के बाद मिथिली जो भी पढ़ो इसको, इसके बाद अब मिचोंग आया हुआ है। ठीक है, आगे। हाल ही में किस देश ने वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति योजना बनाई? तो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने के लिए अभी हाल ही में चाइना ने एक पॉलिसी शुरू की है, 1 प्रोविंस 1 पॉलिसी। चाइना जैसे अपने यहाँ 1 नेशन 1 कार्ड या 1 नेशन 1 टैक्स, या फिर आप बहुत दूर न जाओ, यूपी में देखो जैसे ODOP योजना है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, ऐसे ही कुछ ये भी करने जा रहे हैं चाइना वाले, 1 प्रोविंस 1 पॉलिसी। उनके यहाँ भी प्रांत हैं, जैसे अपने यहाँ राज्य हैं, वैसे उनके यहाँ कई प्रांत हैं। उन प्रांतों में एक एक प्रांत में उनकी खासियत को देखते हुए उनके लिए एक अलग पॉलिसी, दूसरे प्रांत के लिए दूसरी पॉलिसी, क्योंकि चाइना ना बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत बड़ा देश है। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जलवायु होगी, अलग अलग चीज़ों का उत्पादन होगा। आप जान ही रहो, भारत भी जैसे विविधता है, तो इसके लिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पॉलिसी लाने के लिए यहाँ पर ये 1 प्रोविंस 1 पॉलिसी शुरू की गई है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। और अभी यहाँ पर सिन्हुआ की रिपोर्ट ये आई हुई है। बाकी सारा कुछ मैं बता दिया हूँ, समझ में आपको आ गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो ऑक्सफोर्ड ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है इस बार रिज को। रिज, ये है ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज का। बाकी सब डिक्शनरीज का जैसे मैं बताता हूँ ना, वैसे यहाँ पर भी देखो रिज जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी की शैली का आकर्षण, या आकर्षण के माध्यम से, अट्रैक्शन के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना आकर्षित करने की क्षमता जो है, ये है रिज। आजकल के जेनजीज में ये रिज जो है ये पॉपुलर हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। अगला, GRSI ने भारतीय नौसेना को किस नाम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये ई रहेगा, GRSE। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कि शिप वगैरह बनाती है, इसके द्वारा अभी हाल में INS संधायक दिया गया है। INS संधायक जो है ये अभी तक का भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है, यानी सबसे बड़ा सर्वेयर ये जहाज है। तो ये है संधायक, ठीक है ना, INS संधायक। INS लगा है मतलब कि ये इंडियन नेवल का शिप है। इसका विस्थापन 3400 टन है, मतलब ये 3400 टन का पानी विस्थापित करेगा अगर उतरेगा तो। 110 मीटर इसकी लंबाई है। GRSE ने इसे बनाया हुआ है और ये अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। सर्वेक्षण मतलब कि ये पूरा का सर्वे करता है कि मार्ग ठीक है कि नहीं है, जो आगे जैसे पीछे अगर कोई कार्गो आ रहा है बड़ा, तो आगे पहले सर्वेयर पोर्ट को भेजा जाता है कि देखते रहो आगे सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हाल ही में किसने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो तेलंगाना के नए CM बन गए हैं दोस्तों, कौन? ये बन गए हैं रेवंत रेड्डी। ये हैं कांग्रेस पार्टी से, और ये बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर। अच्छा, मैंने 5 राज्यों के विधानसभा पर आपको एक वीडियो दी थी, वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में ना 5 राज्यों में विधानसभाओं में मुख्यमंत्री तो बताए गए, चुनाव तो बताया गया, साथ ही साथ ये भी बताया गया कौन उसके विधानसभा का स्पीकर बना, कौन उप मुख्यमंत्री बना, जो मुख्यमंत्री हैं वो कहाँ से हैं विधायक, है ना, जैसे ये कोडांगल सीट से हैं, कौन कहाँ से सीट से है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो वो क्वेश्चन
आपका कहीं से भी अगर पूछेगा 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव से तो आप बना ले जाओगे, और पूछेगा जरूर। ये 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। फिलहाल ये कहाँ से हैं? कोडांगल से, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, लेकिन दिख नहीं रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखना। रेवंत रेड्डी, ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया? तो उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जो नगर निगम है, इसका नाम अब बदला जाएगा और नाम रखा जाएगा चंद्रनगर। क्या नाम रखा जाएगा? चंद्रनगर। यहाँ पर मान्यता यह है कि मुगल शासकों के द्वारा यहाँ का नाम चंद्रसेन, जो चंद्रनगर था पहले, उसका नाम बदल करके फिरोजाबाद किया गया था। अब वही नाम पुराने वाले फिर से नाम पर रखा गया। चंद्रनगर कहाँ से आया? चंद्रनगर आया था राजा चंद्रसेन से। कहा जाता है कि राजा चंद्रसेन ने यहाँ पर बसाया था नगर, और इसीलिए चंद्रनगर कहा जाता था। बाद में मुगल शासकों के द्वारा इसे बदल करके फिरोजाबाद किया गया, और अभी यहाँ पर फिर से चंद्रनगर करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। यहाँ के नगर निगम में 12 में से 11 जो है वो सपोर्ट में आ गए हैं। इस वजह से यहाँ पर समझ लो कि तय है लगभग नाम चेंज होना, अभी चेंज पूरा हुआ नहीं है ना। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के राजकोट किले में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो पीएम मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ पर आपको पीएम मोदी दिख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दिख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में ये हुआ है 4 दिसंबर को, ठीक है। आगे, हाल ही में किसने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर प्रणब माई फादर नामक पुस्तक लिखी? प्रणब माई फादर नाम की पुस्तक है, तो इनकी बेटा या फिर बेटी लिखी होंगी। इनकी जो बेटियां हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, प्रणब माई फादर। अब ये पुस्तक चर्चे में क्यों रही? चर्चे में इसलिए रही क्योंकि जो प्रणब दा हैं, जो कि अपने राष्ट्रपति रह चुके हैं, महामहिम रह चुके हैं, भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, ये इनके दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान, या इनके साथ जो भी इनकी वार्तालाप हुई, राजनीतिक मुद्दों पर जो वार्तालाप हुई, उसको लेकर के इन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती है पुस्तक। जब चर्चे में है तो पूछे जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे, अगला है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? जैसे कि मैंने आपको बताया, लाल दोहुमा जो है ये नए मुख्यमंत्री हैं ZPM पार्टी से, और जोरमथंगा इससे पहले थे। ये हैं लाल दोहुमा, मिजोरम के नए CM होंगे। 8 दिसंबर को इन्होंने शपथ ग्रहण किया और चुनाव हुआ, इसकी विजय हुई, 40 में से 27 सीटें। हाल ही में गुजरात के किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो यूनेस्को के गुजरात के गरबा को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। गरबा एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ का कल्चरल डांस होता है, नवरात्रि में यहाँ पर होता है, और इस गरबा डांस को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में इनको ऐड किया है। ध्यान रखना, यूनेस्को जो है, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट जारी की जाती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की घोषणा की जाती है। ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या अब हो चुकी है 42। पुराना अब तक 40 याद करते थे ना, 2 और जोड़ लो। 2 इस बार 2023 में जुड़े हैं। एक तो जुड़ा है शांति निकेतन, और एक जुड़ा है होयसाल मंदिर, कर्नाटक में है होयसाल मंदिर, ये ध्यान रखना। और ये 41वां, ये 42वां है, ठीक है ना। ये 2 और नए ऐड हुए हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। सबसे पहले अजंता एलोरा की गुफा, और आगरा का किला, और आगरा का ताजमहल, ये 4 सबसे पहले 1983 में ऐड किए गए थे भारत के। आगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में जापान ने ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? इसमें नाभिक का संलयन कराया जाता है, और जो न्यूक्लियर फिशन होता है, परमाणु विखंडन, तो उसमें क्या होता है? परमाणुओं का विखंडन किया जाता है, नाभिक में विखंडन कराया जाता है। तो यहाँ पर ये फ्यूजन वाली प्रक्रिया हो रही है। फ्यूजन से बनता है हाइड्रोजन बम, फिशन से बनता है परमाणु बम, ठीक है ना। तो यहाँ पर परमाणु फ्यूजन की बात की जा रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की जा रही है। तो जापान ने ऐसा रिएक्टर बनाया है JT60SA, ठीक है ना। ये है
JT60 SA। ये इबाराकी प्रांत जापान में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर का नामित किया है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर नामित किए गए हैं लियोनल मेसी। मेसी अर्जेंटीना के मेसी जो हैं इस बार बैलन डी ओर भी खिताब जीते, और मेसी जो है ये अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप भी जीता है अपनी कप्तानी में। तो मेसी तो छाए ही हुए हैं। इनको अभी टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया है। ध्यान रखना, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अलग होता है, एथलीट ऑफ द ईयर अलग होता है। पर्सन ऑफ द ईयर अलग हैं, ठीक है ना, ये एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं। अभी मैं पर्सन ऑफ द ईयर भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, टेलर स्विफ्ट बनाई गई हैं। लियोनल मेसी के बारे में बात करें तो 8वीं बार ये बैलन डी ओर खिताब अभी पाए थे। विश्व कप में अर्जेंटीना को जिता चुके हैं। ये इंटर मियामी के साथ अभी क्लब टूर्नामेंट में खेलते हैं। हाल ही में 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर, देखो आ गया अगला ही क्वेश्चन है, पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट ये एक्ट्रेस हैं, अदाकारा हैं, पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं ये, है ना। 2022 के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को और सॉल ऑफ यूक्रेनियन पीपल, ये दोनों को चुना गया था पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। इससे पहले 2021 के लिए एलन भैया को चुना गया था। अगला, S&P ग्लोबल 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो S&P की ग्लोबल अभी रेटिंग आई है बीमा रिपोर्ट की, मतलब कि बीमा जो कंपनियां हैं, इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं, उनमें से टॉप 5 या टॉप 4 या कहे पूरी लिस्ट कौन कौन सी है। तो इसमें देखो LIC जो अपनी भारत की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है वो है चौथे स्थान पर LIC जो है अपना ये नाम पहुंचा चुका है। टॉप 3 में अगर बात करें तो अलायंस है जर्मनी की, सेकंड पर चाइना लाइफ इंश्योरेंस है, थर्ड पर निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस है जापान के, 5वें पर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये है चौथे पर। पुस्तक के बारे में फिर से बता दें, आ गया है कि इसमें पूरा अपडेटेड कंटेंट है। सबसे बड़ी बात कि एरर फ्री कंटेंट है। एरर फ्री होने से अगेन वही बात कि आप जब भी किताब लोगे हाथ में तो आपको पूरा भरोसा रहेगा कि भाई इसमें जो लिखा है वो सार्वभौमिक सत्य है, उसको पूरा सत्य मानना है, कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। क्या होता है कई बार कि अपन को लगता होता है कि कुछ और सही होगा इसका आंसर, और ये रहा, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि जब एरर रहता है तो फिर दिक्कत आने लगती है। तो पूरा भरोसे के साथ आप पढ़ सकते हो, एरर फ्री कंटेंट है ना। आगे, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से हैं यहाँ पर कंटेंट, ये टेबल है, वीडियो को पास करके देख सकते हो कि यहाँ पर किस प्रकार के कितने चैप्टर्स हैं, योजना परियोजना से लेकर बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, मोबाइल ऐप, पोर्टल, GI टैग, मतलब कि इतने चैप्टर कभी कभी किसी किताब में दिए भी नहीं रहते हैं इतने ज़्यादा। MJT ऐप पर भी इसका बैनर पोस्टर मिल ही जाएगा, और अमेजन से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। जो लोग अंग्रेजी वाले हैं, जिनको अंग्रेजी में चाहिए, तो देखो इंग्लिश के लिए ना कि ट्रांसलेशन मुझे करवाना पड़ेगा, इंग्लिश की किताब नहीं आई हुई है, हिंदी में आई हुई है। तो लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आप जितने लोग हो इंग्लिश वाले, आप मुझे व्हाट्सएप करो, जब देखेंगे संख्या ज़्यादा होगी तो उसका कुछ जुगाड़ करते हैं, वरना आपको PDF दे दिया जाएगा, आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो आपको ज़्यादा चार्ज देना ही पड़ेगा। करते हैं कुछ व्यवस्था, ठीक है, लेकिन छपवाया तो नहीं जाएगा क्योंकि इतनी भी ज़्यादा संख्या नहीं है अंग्रेजी वाले स्टूडेंट्स की, क्योंकि थोड़ी मात्रा में छपवाई नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में छपवाना पड़ता है, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ सहूलियत ज़रूर कर दूंगा जिससे आपका इतना पैसा नहीं खर्च होगा। आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी BBC, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों समीर शाह को। बड़ी बात यह है कि ये है भारतीय मूल के, और भारतीय मूल का कोई व्यक्ति BBC की जा करके अध्यक्षता कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो ये समीर शाह होंगे। BBC बहुत पुरानी न्यूज़ एजेंसीज में से एक है। 1920 के आसपास में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। देखो 1922 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब आप समझो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यह स्थापित हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार तक भी ये सब कवर किया था। बहुत पुरानी संस्था है ये, हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत होती रहती है। अभी इसने PM मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिस वजह से ED के छापे वगैरह भी इसके यहाँ पड़े थे। इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये नाम की बुक इन्होंने PM मोदी पर लॉन्च की थी, डॉक्यूमेंट्री जो चर्चे में रही, कंट्रोवर्शियल रही थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बुक का नाम पूछा जाएगा, ठीक है ना। BBC ने हाल ही में कौन सी डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की जिसके बाद से वो चर्चे में रहा, तो आप बताओगे इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये किस पर आधारित थी पुस्तक? तो 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित ये पुस्तक थी। देखो क्वेश्चन भी पता रहना चाहिए आपको कि किस टाइप से पूछे जाते हैं। अगला, किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा गांव मेरी धरोहर।
संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण मतलब डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, मैपिंग और डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर नाम से, MGMEND। भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन बनाए गए? ये बनाए गए दोस्तों वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी। ये हैं भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। ये रहे। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं। यहाँ पर ये उप प्रमुख हैं, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या कहें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। आगे, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, इसको किसने लिखी है? इसको लिखी है दोस्तों एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने। देखो एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी आ गए हैं, इनकी पुस्तक है जेबा। जेबा ये रही, ये इनकी पुस्तक है। हुमा कुरैशी को तो आप पहचानते ही होंगे। तो फिलहाल बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल में 12वें संस्करण में उन्होंने इसे लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये करप्शन को खत्म करने के लिए, एंटी करप्शन को बढ़ावा देने के लिए और करप्शन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। करप्शन कई जगह होता है, हर जगह होता है ना। तो 2003 से ये UNGA के द्वारा अप्रूव करके मनाया गया। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन सूचकांक में मतलब क्लाइमेट चेंजेस के प्रदर्शन में भारत है 7वें स्थान पर, और अब तक की भारत की सबसे बेस्ट पोजीशन है। बेस्ट पोजीशन है आपकी भारत की, है ना। एक्चुअली में ना इस रैंकिंग में हम लोग समझ लो एक प्रकार से देखा जाए कायदे से तो चौथे स्थान पर हैं दुनिया भर के देशों में। इस रैंकिंग में तो हम लोग 7वें पर हैं, लेकिन दुनिया भर के देशों में हम लोग चौथे पर हैं। कैसे? तो ऐसे 1, 2, 3 ये तीनों स्थान पर ना कोई देश नहीं है। टॉप 3 कैंसिल ही किया जाता है, क्योंकि बाकी किसी भी देश में अभी तक ऐसा नहीं आया है कि वो क्लाइमेट को किसी न किसी प्रकार से दूषित नहीं कर रहे हों। सब कुछ ना कुछ प्रकार से दूषित कर ही रहे हैं। जब वो दिन आएगा कि कोई ऐसा देश होगा जो 0 कार्बन या कहें कार्बन फ्री देश हो जाएगा, कार्बन एमिशन फ्री, उसको यहाँ पर रखा जाएगा। अभी डेनमार्क जो है ये सबसे अच्छी पोजीशन पर है, चौथे पर, और अपन लोग देखो 7वें पर आ गए हैं। अमेरिका, चाइना वगैरह ये सब बहुत दूर है, इतना पीछे हैं कि कुछ का हद नहीं। यहाँ पर देखो, ये आपको शुरू के 4 भी याद नाम रखने हैं। फर्स्ट 3 पर कोई नहीं है, नन अचीव्ड। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस ये टॉप 3 में है, और इंडिया चौथे स्थान पर है। इंडिया की रैंक अगर आप देखोगे कि कैसे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो 2014 में 31वें नंबर पर था, फिर 15 में 25वें, फिर 20, 14, 11, 9, 10, 10, 8, 7। पिछली बार 8 पर था, इस बार है 7 पर। ठीक है, तो इंडिया की अब तक बढ़िया पोजीशन है सबसे। बाकी चीज़ें मैं बता दिया हूँ, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोकसभा में पास किए गए जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में POK के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो POK के लिए दोस्तों 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। अभी अमित शाह जी आए थे फिर से एक बार दहाड़ने लोकसभा में, और इस बार इन्होंने सीट भी घोषित कर दी कि भैया POK अपना तो है ही, वहाँ पर इतनी सीटें भी रिजर्व हैं, हम लोग रिजर्व करके रखे हैं, जब हमारा मन करेगा वहाँ चुनाव भी करा देंगे। मतलब जब उसको शामिल कर लेंगे अपने में तो चुनाव भी करा देंगे वहाँ पर, और वहाँ से सीटें भी रहेंगी तो लोग चुनाव लड़ेंगे भी। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक ये पास किया गया लोकसभा में, ये राज्यसभा में भी पास हो गया और ये एक्ट बन जाएगा। तो ये देखो POK हमारा है, दहाड़ रहे हैं भाई। यहाँ पर इन्होंने बताया डिटेल में कि कैसे कैसे कितने सीटों को। अच्छा, परसीमन आया, परसीमन के बाद सीटें बढ़ी भी हैं, तो ये भी ध्यान रखना। जैसे जम्मू में 37 सीटें थी, अब 43 सीटें हो गई हैं। कश्मीर में 46 सीटें थी, अब 47 सीटें हो गई हैं। तो 6 सीट तो यहाँ बढ़ गई, 6 सीट यहाँ पर बढ़ गई, है ना। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। टोटल 107 सीटें थी, अब 114 सीटें बढ़ गई हैं। 6 सीट यहाँ पर बढ़ी और 1 सीट यहाँ पर बढ़ी, तो टोटल 7 सीट बढ़ी हुई है। ठीक है जी, चलो। तो 2 और एक चीज़ और कहा गया, विस्थापितों के लिए 2 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, और POK के लोगों के लिए भी 1 सीट नामित किया गया है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में निम्न में से किसका वैक्स स्टैचू स्थापित किया गया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का वैक्स स्टैचू, वैक्स प्रतिमा जो है, वैक्स मतलब होता है कि मोम की प्रतिमा, तो मोम की प्रतिमा जो है ये जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगाई गई। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था, हो सकता है पिछली मंथ की करंट अफेयर में कवर कराया गया हो, कि विराट कोहली की वैक्स स्टैचू जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगाया गया था। ये भी ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना।
तो 6 दिसंबर को अभी इसका अनावरण किया गया, जब इनका परिनिर्वाण दिवस होता है, महापरिनिर्वाण दिवस, इनकी पुण्यतिथि पर। अगला, छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सीएम कौन बने? तो छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए हैं विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय ये बीजेपी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर बीजेपी की पार्टी की सरकार बनी। विष्णुदेव साय जो कि आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, ये पहले आदिवासी यहाँ पर सीएम बन गए हैं, ठीक है ना। सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम जो हैं, ये सभी आए थे, अर्जुन मुंडा, इन 3 लोगों की पर्यवेक्षक कमेटी यहाँ पर भेजी गई थी। उन्होंने फैसला लिया और उसके बाद विष्णुदेव साय को सीएम बनाया। ये कुनकुरी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव का वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बस 8 से 9 मिनट की वीडियो है, उसको जरूर देख लेना पहली फुर्सत में। यहाँ 90 में से 54 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो ये दोस्तों मनाया गया कब? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स को अवेयर करने के लिए उसके प्रति, कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अधिकार मिलते हैं, जो उनका अधिकार कैसे उनको दिलाया जाए। थीम है इस बार की फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। क्या है? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखो 10 दिसंबर आया था ना, और 10 दिसंबर को ही हर प्रकार के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को ही सारे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। तो अनाउंसमेंट तो हो जाता है अक्टूबर में ही कि किसे दिया जाएगा, किस क्षेत्र में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो अक्टूबर को मैंने कवर कराया भी है, इस पर वीडियो भी मैंने आपको दी हुई, लेकिन एक बार फिर से 10 दिसंबर को आया है तो रिकॉल कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर शांति का नोबेल पूछा गया है, तो नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल दिया गया। नरगिस मोहम्मदी ये ईरानियन एक्टिविस्ट है, अभी फिलहाल जेल में है, लेकिन ईरानी महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, और इसके लिए इनको नोबेल मिला हुआ है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। बाकी जो 6 क्षेत्रों के अवार्ड हैं वो देख लो। चिकित्सा में कैटलिन कारिको को दिया गया, जो कि हंगरी की हैं। ड्रू वीसमैन जो कि अमेरिका के हैं, इनको दिया गया। फिजिक्स में 3 को मिला है, पीरे अगोस्टिनी को, फेरेंक क्रॉस को और एनी एन व्हिलियर को। केमिस्ट्री में दिया गया है मोंगी जी बोवंडी को, लुइस ई ब्रॉस को और अलेक्सी आई एकिमोव को। साहित्य का दिया गया है जॉन फॉसे को, शांति का दिया गया नरगिस मोहम्मदी को, और इकोनॉमी का दिया गया क्लाउडिया गोल्डीन को। ठीक है, आगे। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन हाल ही में कहाँ पर बनकर तैयार हुआ? तो देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये बनकर के तैयार हो गया है, कहाँ पर? अहमदाबाद में। एक्चुअली में अहमदाबाद से ही मुंबई के बीच में चलाई जाएगी बुलेट ट्रेन, मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। तो अभी इसका पहला स्टेशन जो है वो बन करके तैयार हो गया है। महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी ना, उसकी थीम पर ये बेस्ड है। देखो, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के थीम पर बनाया गया है स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी घोषणा की है। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब ये इसका नाम है। ठीक है जी। तो 350 किलोमीटर के रफ्तार से भागेगी ये बुलेट ट्रेन। 2026 तक चालू हो जाएगा पहला चरण। मिजोरम राज्य की पहली कैबिनेट महिला मंत्री कौन बनी? तो मिजोरम राज्य, जैसे कि बताया मैंने, विधानसभा चुनाव हुए, सीएम बने, और उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट में महिला मंत्री को लिया गया। पहली महिला मंत्री बन गई हैं कौन? ये बन गई हैं दोस्तों लाल रिनपुई। लाल रिनपुई ये आपको दिख रही हैं, ये मिजोरम में कैबिनेट जो इनकी हैं। जोरम पीपुल्स पार्टी के हैं, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, समाज कल्याण, आदिवासी मामले, महिला और बाल विकास और पर्यटन विभाग। इतना देखेंगे। होता क्या है ना, राज्यों में मुद्दे बहुत ज़्यादा होते हैं, मंत्रालय बहुत ज़्यादा होते हैं, डिपार्टमेंट, लेकिन मंत्री कम होते हैं। अभी केंद्र में अगर देखोगे तो केंद्र में एक एक मंत्रालय, भाई क्योंकि उनको पूरे देश भर का देखना होता है, केंद्रीय मंत्री हैं वो। तो यहाँ पर देखो इतना मंत्रालय का इतना विभाग इनको मिला है। लाल दोहमा जो है वो सीएम है। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने यूपीआई की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दी? तो आरबीआई का जो गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास जी, इन्होंने यूपीआई की लिमिट 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी, लेकिन टर्म एंड कंडीशन में अप्लाई। एक्चुअली में मेडिकल और शिक्षा, एजुकेशन, इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा जो फीस लगती है कभी कभी, तो उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह करने में दिक्कत आती थी। तो केवल मेडिकल केसेस में और एजुकेशन की फ़ीस वगैरह के लिए ही बढ़ाई गई यूपीआई की लिमिट। बाकी सब के लिए भी 1 लाख ही लिमिट है, अपर लिमिट। मतलब यूपीआई से एक दिन में आप 1 लाख से ज़्यादा नहीं पेमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं।
यूपीआई जो है एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो ग्लोबल लीडर अप्रूवल की लिस्ट में एक बार फिर से प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी ये टॉप पर हैं। इनकी पॉपुलरिटी घट ही नहीं रही है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर्स की लिस्ट है। इसमें पीएम मोदी को देखो, यहाँ पर 76% लोग हैं जो इनको अपना मतलब कि इनको अप्रूवल रेटिंग दिए हुए हैं पॉजिटिव। डिसअप्रूव किए हैं 18% लोग केवल। 66% लोग फिर अंद्रेज मैनुअल लोपेज को, जो कि मैक्सिको के वो हैं प्रेसिडेंट, उनको किए हुए हैं। 29% को नकारे हुए हैं। बाकी अगर बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी जो हैं ये भी सबसे लंबी छलांग लगाई हैं, 7वें पायदान पर पहुंच गई हैं। ये जो बाइडन को, ये 6ठे पर पहुंची हैं, सॉरी 7वें पर जो बाइडन आ गए हैं। ठीक है, दूसरी पोजीशन मैंने आपको बताया। तीसरे नंबर पर 58% रेटिंग के साथ स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं, है ना। तो पीएम मोदी जी ये कई बार टॉप पर आ चुके हैं, लगातार ये टॉप पर ही चल रहे हैं कई बार से। मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद को केंद्र सरकार के द्वारा निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फाइनली मुहर लगा दी है अनुच्छेद 370 पर। मतलब अनुच्छेद 370 जब रिमूव किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं बैक टू बैक डाली गई, जिसका मतलब ये था कि जिसका उद्देश्य ये था मतलब कि ये 370 जो है, ये जो रिमूव किया गया है ये असंवैधानिक है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिल्कुल संविधानिक था और संविधान के अनुरूप ही ये हटाया गया है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है। हालांकि कुछ निर्देश भी दिए हैं सरकार को कि ये करना चाहिए, जैसे कि स्टेटहुड का दर्जा जल्दी ही दो, जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बना करके रखे हो। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स पर भी ध्यान दो वहाँ पर, और भी जो कुछ मूलभूत चीज़ें हैं वो वहाँ पर सुधार करने वाली चीज़ें बताई गई है। लेकिन ये 370 जो रिमूव करने का जो फैसला था ये सही करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की ये बेंच थी जिन्होंने ये फैसला सुनाया, जिसमें अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी जी शामिल थे। तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के तहत इन्होंने ये बताया था कि ये जो है संविधान के सभी प्रावधान यहाँ पर लागू हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था। अब देखो, 5 जजों की संविधान पीठ ने 11 दिसंबर को ये कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। इसका मतलब 370 खुद ये कहता है कि मैं खुद जो है वो अस्थायी हूँ, मुझे हटाया जा सकता है। मतलब ये 370 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि एक आर्टिकल है। मतलब उसमें लिखा था कि ये अस्थायी है, इसे समय के अनुसार हटा दिया जा सकता है, तो वो हटा दिया गया, उसमें बड़ी बात नहीं है। 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का यहाँ पर निर्देश भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में मेघालय के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? यहाँ गी टैग है, GI टैग दिया गया है। तो अभी हाल ही में मेघालय के गारो दकमंदा, लाकाडोंग हल्दी और लरनाई मिट्टी के बर्तन, इन सभी को दिया गया GI टैग। तो ये प्रोडक्ट सभी हैं मेघालय के और GI टैग इनको मिला है। एक और प्रोडक्ट है गारो चुबची, ये सभी यहाँ पर डिटेल्स दिखाया गया है। जैसे कि लरनाई मिट्टी का बर्तन जो है ये जैनताई हिल्स से कारीगर काली मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो फेमस है। गारो दकमंदा जो है गारो जनजातियों द्वारा ये पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। लाकाडोंग हल्दी जो है ये लाकाडोंग क्षेत्र में जैंतिया हिल्स में मेघालय में उत्पादित की जाती है हल्दी। गारो चुबची जो है ये गारो जनजाति का चावल आधारित मादक पेय पदार्थ होता है। इन सबको दिया गया GI टैग। GI टैग बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर कोई प्रोडक्ट इतना ज़्यादा विख्यात हो जाता है कि उस प्रोडक्ट की वजह से उस एरिया की ख्याति बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है, तो फिर उस प्रोडक्ट को GI टैग देती है सरकार। देने का उद्देश्य ये होता है कि उस प्रोडक्ट की और ज़्यादा ब्रांडिंग की जाए, ग्लोबल लेवल पर लोगों को बताया जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट यहाँ का उत्पादन होता है और इसे आपको यूज करना चाहिए, ये यहाँ का फेमस चीज़ है। साथ ही साथ उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी रुक जाती है इसी बहाने, तो और इकोनॉमी में सुधार आता है। अगर ब्रांडिंग बढ़ती है तो प्रमोशन होता है, तो यहाँ पर GI टैग इसी उद्देश्य से दिया गया। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए एक्ट लाया गया था 2003 में। हालांकि इसके लिए जो बिल लाया गया था संसद में वो 1999 में लाया गया था और 2003 में जाकर ये एक्ट बना। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन हैं? तो वो हैं विप्रो के CEO थियरी डेल पोर्टे। थियरी डेल पोर्टे जो हैं ये विप्रो के CEO हैं। ये सबसे ज़्यादा सैलरी उठाए हैं 2023 में, 82 करोड़ सालाना ये सैलरी उठाए हुए हैं। 2023 की बात की जा रही है यहाँ पर, तो सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO हैं। और अगर स्टार्टअप्स में देखा जाए तो नितिन कामत और निखिल कामत जो हैं इन्होंने 72 करोड़ रुपए का वेतन उठाया है। जीरोधा के ये संस्थापक हैं। ये स्टार्टअप्स में है, ये ओवरऑल में है। आगे
हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? तो दोस्तों चाइना ने चौथी पीढ़ी का यानी कि 4th जनरेशन या अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें 4G, दुनिया का पहला 4G परमाणु रिएक्टर इसने शुरू किया है चाइना ने। यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ इस प्रकार से परमाणु रिएक्टर अपना बनाया हुआ है, बिजली संयंत्र है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक संचालन इसका शुरू कर दिया गया है, जो कि गैस कूल्ड है, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है। आगे, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार 33वां व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? तो 33वां व्यास सम्मान दिया जाएगा पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती जी को यादें यादें और यादें के लिए दिया जाएगा। यादें यादें और यादें यादें, ये इनका संस्मरण है और इसके लिए इनको ये दिया जा रहा है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये 1991 से दिया जा रहा है। ये हुआ, व्यास हुआ, सरस्वती हुआ, बिहारी पुरस्कार हुआ, ये तीनों ही के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 4 लाख की इसमें राशि दी जाती है और पट्टिका देकर के सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं दोस्तों कौन? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा भी बीजेपी पार्टी से हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने वहाँ पर जीत दर्ज की। ये बन गए हैं नए यहाँ के मुख्यमंत्री। खास बात तो ये रही कि भजन लाल शर्मा जो हैं, ये यहाँ पर फोटो दूसरी लगी है, तो भजन लाल शर्मा जो हैं ये पहली बार यहाँ के विधायक बने हुए हैं। सांगानेर से विधायक हैं और ये पहली बार विधायक बने और पहली बार बन गए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जो मैंने आपको बताया 5 राज्यों की जो वीडियो आपको दी गई है उसमें ऐसे ही डिटेल है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया। विधानसभा का स्पीकर बनाया गया वासुदेव देवनानी को, और देवनानी को बीजेपी पार्टी ने जीता है। यहाँ पर विधानसभा की टोटल सीटें हैं 200। बीजेपी पार्टी ने 115 सीटें जीती। हालांकि 199 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ था। 115 सीटें बीजेपी जीती और कांग्रेस पार्टी 69 सीटें जीती हैं। इससे पहले अशोक गहलोत की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम थे। ये फोटो नहीं है, ये तो उनकी है, मोहन यादव। दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया? डोनाल्ड टस्क ये बने हैं दोस्तों पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर। डोनाल्ड ट्रंप मत समझ लेना, डोनाल्ड टस्क हैं ये, ठीक है। तो ये बन गए हैं पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। 8 साल से जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे उनको इन्होंने हरा दिया है, मॉट्यूज मोराविकी को। 8 साल से वो थे। पोलैंड की बात करें तो वार्साव इसकी राजधानी होती है, ज़लोटी यहाँ की मुद्रा। 2023 के गूगल खोज में भारत में कौन सा शीर्षक टॉप पर रहा? तो 2023 भर में ओवरऑल सर्च में सबसे ऊपर रहा चंद्रयान 3। और भी बहुत सारी चीज़ें सर्च की गई गूगल पर, जिसमें टॉप 10 की अगर लिस्ट आप देखोगे तो यहाँ पर है चंद्रयान 3 हुआ, फिर कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट जो आया था, इजराइल न्यूज़, सतीश कौशिक जिनका निधन हुआ था, बजट 2023, तुर्की अर्थक्वेक जो तुर्की में आया था भूकंप, जिसके लिए भारत ने मिशन ऑपरेशन दोस्त चलाया था, अतीक अहमद यूपी के, और मैथ्यू पेरी मणिपुर न्यूज़, इसके अलावा ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। ये सभी सबसे ज़्यादा टॉप 10 सर्चेज रहीं पूरे 2023 में गूगल पर भारत में। आगे, केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन सी ड्रोन योजना शुरू की? तो केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अभी हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। आपको याद हो 15 अगस्त के भाषण में पीएम मोदी ने इसका अनाउंसमेंट किया हुआ था, लेकिन अभी ये शुरू किया गया है। इसके तहत जो महिला हैं, खास करके महिला स्वयं सहायता समूहों की, जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होता है ना, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स बहुत ही पॉपुलर ये स्कीम है। इन ऐसी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स की महिलाओं को 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह ऐसे चुने गए हैं। इनको कृषि ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग। कृषि ड्रोन का मतलब यह कि ऐसे ड्रोन जो खाद, फर्टिलाइजर्स इन सब का छिड़काव करेंगे खेतों वगैरह में। तो ऐसे ड्रोन ये महिलाएं बनाएंगी। इन महिलाओं का ग्रुप्स बनाएगा और बना करके किसानों को या और सबको बेचेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर कृषि में क्रांति आएगी ग्रामीण महिलाओं के द्वारा, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था। अगला, आईसीसी ने नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना? तो नवंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ में पुरुष के लिए चुने गए ट्रेविस हेड। देखो ट्रेविस हेड ये वही बंदा है जिसने भारत को फाइनल में समझ लो कि वर्ल्ड कप हरा दिया था, अहम भूमिका निभाई थी। ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने फाइनल में ज़बरदस्त पारी खेली और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार विश्व विजेता बना। महिलाओं में अगर बात करें तो बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर जो हैं ये महिलाओं का प्लेयर ऑफ द मंथ
जीती हैं। आपको पता होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हर एक महीने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है 2021 के जनवरी से ही। जनवरी 2021 में ऋषभ पंत को सबसे पहले चुना गया था, उसके बाद हर एक महीने एक महिला खिलाड़ी पुरुष खिलाड़ी को चुना जाता रहा है। तो इस बार ट्रेविस हेड और नाहिदा अख्तर चुनी गई हैं। ठीक है, आगे हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट ज्यूक 2 लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है चाइना ने। ज्यूक 2 ये मीथेन से चलने वाला दुनिया का पहला ये रॉकेट है, स्पेस रॉकेट है। चाइना ने इसे लॉन्च किया है और चाइना ने सबको हरा दिया है। ज्यूक 2 है इसका नाम। लैंड स्पेस नाम की कंपनी ने इसे बनाया हुआ है और ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क ये कहाँ पर बनाई गई? ये बनाई गई सूरत में। देखो सूरत इन दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है। सूरत जिसे डायमंड सिटी कहते हैं, यहाँ पर 6 लेन स्टील स्लैग आधारित, स्टील स्लैग मतलब समझ रहे हो कि स्टील का जहाँ उत्पादन होता है तो उसके नीचे जो स्लैग निकलता है, मतलब नीचे वाला जो रॉ मटेरियल निकलता है, उस स्लैग से रोड बनाई गई है। और ये रोड बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टिकाऊ होने वाली है। ये भारत में पहला 6 लेन रोड है, सूरत में बनाया गया है। सूरत में ये NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 180 से 200 किलोग्राम स्टील का स्लैग उत्पन्न होता है अगर प्रति टन स्टील का उत्पादन किया जाता है तो ऐसे में इन सब का एक बेहतरीन यूज होने जा रहा है रोड बनाने में। ठीक है जी, आगे अच्छा सूरत के बारे में और कुछ जान लो, जैसे कि एक तो डायमंड सिटी इसे कहते हैं, एक तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्ड्स, इसका उद्घाटन अभी पीएम मोदी ने यहाँ पर किया। दूसरा चीज़ सूरत में ही अभी आपको अगर याद हो तो सूरत में क्या हुआ, सूरत एयरपोर्ट को सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, मतलब कि उसे इंटरनेशनल लेवल पर अपग्रेड किया गया है। पंजाब सरकार ने भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना शुरू की, इसके तहत कुल कितनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो पंजाब सरकार के द्वारा भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना शुरू की गई। इसके तहत 43 योजनाएं या कहीं 43 सेवाएं जो हैं ये जनता को पब्लिक के घर पर उनके डोर पर ही मिल जाएंगी। ये सर्विसेज क्या होंगी? ये सर्विसेज में जैसे आय प्रमाण पत्र बनवाना हुआ, निवास प्रमाण पत्र बनवाना हुआ, किसी को अपना राशन कार्ड बनवाना हुआ, अब कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना हुआ, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं, ऐसी 43 सुविधाएं उनके घर पर ही मुहैया करा दी जाएंगी। तो यहाँ पर पंजाब सरकार ने इसे शुरू किया है। आम आदमी पार्टी के हैं पंजाब के भगवंत मान, और आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी का पूरा यहाँ पर जखीरा है, अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी भी मौजूद हैं। तो 43 सेवाएं इसके तहत दी जाएंगी नागरिकों के दरवाजे पर। COP29 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार 28 तो हुआ जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। 24 कहाँ पर 2024 का COP29 कहाँ पर होगा? ये होगा अजरबैजान में, अजरबैजान के बाकू में होगा। यहाँ पर देखो अजरबैजान टू होस्ट COP29 इन 2024। तो अगला वाला जो संस्करण होगा ये अजरबैजान के बाकू में होगा। 2023 वाला दुबई में हुआ, UAE में हुआ, जिसे COP28 कहा गया। COP33 के लिए हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, चलिए आगे। संयुक्त राष्ट्र ने कितने वर्षों के बाद माली में शांति मिशन को अपने आधिकारिक रूप में समाप्त करने का निर्णय लिया? तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 10 वर्षों के बाद अब बताया है कि माली में अब शांति मिशन की जरूरत नहीं है, वहाँ से हटा दिया जाए, अपने शांति जो दूत वहाँ भेजे गए हैं उनको ले लिया जाए।